Hi guys, welcome back द स्टडी लैम्प डॉट इन। आई एम चंद्रा सावन और आज फिर शुरुआत करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट को। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात की थी। उस संविधान सभा में कितने लोगों ने भाग लिया था, कितनी कमिटीज रही, कितना समय लगा और कौन कौन से सदस्य समिति में शामिल रहे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट को अंडरस्टैंड करना जिससे भारत का संविधान टिका हुआ है। मैं बात करने जा रहा हूं प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, और ये वही प्रियम्बल था जिसका प्रस्तावना के रूप में निर्माण हुआ था। वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन दिसंबर 13, 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने में एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव के तहत उन्होंने बताया था कि भारत की संविधान को किस रूप में निर्माण करना होगा, भारत के संविधान में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, और उन्हीं मुद्दों और उन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान का निर्माण किया। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को लेकर जिसका नाम है प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी पुकारते हैं। प्रियम्बल को पढ़ने के साथ ध्यान रखिएगा कि हम जब ये टॉपिक पूरा क्लियर कर लेंगे तो लास्ट में कुछ फैक्ट्स के साथ भी आएंगे, तो वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट देखिएगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो के साथ, इसी लेक्चर के साथ हम सभी उन मेन बातों या इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस पूरा करेंगे जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रस्तावना, व्हाट इज प्रियम्बल? प्रस्तावना आखिर है क्या? डू रिमेंबर, जैसे किसी किताब की शुरुआत में एक चैप्टर होता है जिसे हम प्रीफेस कहते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन कहते हैं। वो किताब के बारे में बताती है कि इस किताब का थीम क्या है, इस किताब की ऑब्जेक्टिव क्या है, इस किताब में क्या क्या लिखा गया है और किस विषय में लिखा गया है, उन सब के विषय में उसकी चर्चा की जाती है। यही चीज भारत के संविधान की शुरुआत में दिखाई देती है, जैसे हम प्रियम्बल के रूप में देखते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एन इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का परिचायक है। यह संविधान के विषय में बताएगा कि भारतीय संविधान में किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया है और भारतीय संविधान किन बातों पर आधारित है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट कि आखिर ये बात कहां से शुरू हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल लाने की बात या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के प्रेजेंट करने की बात कहां से शुरू कर गई? द आइडिया वाज स्टार्टेड इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका विश्व का पहला लिखित संविधान निर्माता है। द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वाज रिटन बाय अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में एक प्रियम्बल को भी इंट्रोड्यूस किया था, वी द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सिमिलरली हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंट्रोड्यूस करते हुए एक प्रियम्बल रखा, जिसलिए एक पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की अवधारणा कहां से ली गई? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पेपर में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया गया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान। नाउ टू प्रियम्बल की हम बात करते हैं। एज आई सेड, इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का परिचायक है, तो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां के बारे में क्या क्या चीजें डिफाइंड होगी। मोर इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर की रिस्पेक्टिवली रहेगा कि प्रियम्बल कहां से लिया गया। सो इट वाज टेकन फ्रॉम, ये इट वाज दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was proposed by पंडित नेहरू और JL नेहरू, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑन पंडित नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर इसको प्रेजेंट किया था और उसी पॉइंट को कवर करते हुए हम ये सब ध्यान रखेंगे। नाउ प्रियम्बल की जो बातें हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, इस प्रियम्बल को क्या हम डिफाइन करें। मोर इंपॉर्टेंटली एक और चीज हमारी प्रियम्बल से बहुत जुड़ी हुई प्रियम्बल की जो लैंग्वेज हमने अपनाई है, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, and that has been taken from Australian Constitution.
ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। सो यहां पर पेपर के बहुत 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हमने। एक, प्रस्तावना की अवधारणा कहां से है, और दूसरा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। अब अगर हम अलग अलग किताबों की बात करें जहां भाषा के बारे में या उसकी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो लैंग्वेज का एक मतलब ये होता है जिससे वो चीजें जिससे हम दूसरे से संपर्क बात करें, या यूं कहें कि दोज थिंग विच इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन, वो चीज जो संचार के लिए यूज की जाती है उसे भाषा के रूप में रखते हैं। लेकिन भाषा का एक रूप ये भी है जो ये डिफाइन करती है इसका मैनरिज्म क्या है, उसका रूप क्या है। जैसे कि हम कॉमनली कहते हैं कि एक स्टेटमेंट जब हम डेवलप करते हैं कि माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा सुधारिए, तो भाषा का मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदी से इंग्लिश में बोले। भाषा का यहां तर्क हो गया कि वो उसकी मैनरिज्म की बात कर रहा है। यहीं पर उस मैनरिज्म की बात कर रहा है कि किस रूप में, किस तरीके से, किस अवधारणा को डिफाइन किया गया। हम उसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया स्वरूप में ली गई है। प्रस्तावना में जो डिफाइन किया गया है उसे हम 4 कैटेगराइजेशन में डिफाइन कर सकते हैं या 4 भागों में बांट देते हैं ताकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को सही रूप से पढ़ सके। प्रियम्बल की शुरुआत अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रियम्बल की शुरुआत की जाती है सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की प्रस्तावना इस चर्चा से शुरू होती है जहां वो संविधान की शक्ति के बारे में बात करता है। इस संविधान की शक्ति के रूप में प्रियम्बल की शुरुआत में कहा गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना की शुरुआत है हम भारत के लोग, जो शुरुआत करता है सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। तो प्रस्तावना चर्चा के साथ शुरू होती है, वो बताती है कि भारत की संविधान की शक्ति किसमें है, हम में। और हम में कौन शामिल है, भारत के लोग, द पीपुल ऑफ इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, हम भारत के लोग यानी कि हम, वो जो भारत की जनता है, वो भारत की शक्ति के रूप में शामिल है। वो इस संविधान की शक्ति है जिसके तर्क पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड करता है। नाउ वी नीड टू सी द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिफाइन किया गया है, एंड दैट इज अ नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, यू कैन से राजनीतिक व्यवस्था का रूप, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का रूप। तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस रूप में डिफाइन किया गया। हम पहले तीनों पार्ट इसके कवर करते हैं ताकि मैं पूरी तरह से इनको डिफाइन कर दूं। तीसरी चीज इसमें डिफाइन की जाएगी जो हम चर्चा में रखेंगे, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, और यू कैन से गवर्नमेंट, सरकार का रूप या राजनीतिक व्यवस्था का रूप जो भारतीय प्रस्तावना में डिफाइन किया गया। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शुरुआत, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शुरुआत। सो प्रॉपर्ली से अंडरस्टैंड हम कर रहे हैं। नाउ ये प्रियम्बल जो है इन 4 पार्ट में प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, जहां सोर्स ऑफ पावर की बात की गई है, जहां नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जहां फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है, और जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शुरुआत की बात कर रही है। हम उन्हीं चीजों को इन चारों में डिफाइन कर देते हैं। प्रॉपर्ली मैं रीड आउट कर देता हूं। हमारे प्रियम्बल में कहा गया है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. I repeat, sovereign, socialist, secular, democratic and republic. And secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves to this Constitution. ये वो प्रस्तावना है जिसको यहां बांटा गया। सो यहां पहला शब्द जो हमने यूज कर लिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बताता है भारत की संविधान की शक्ति के बारे में। आगे जो बात हुई, सॉवरेन, जिसे हम कहते हैं संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
दूसरा बात यहां यूज होगा सोशलिस्ट, जिसे हम कहते हैं सामाजिकता। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड आपको आना चाहिए बीइंग एज अ पार्ट ऑफ इंडियन। थर्ड सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। फोर्थ डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। फिफ्थ रिपब्लिक, गणतंत्र। सो दीज आर द टर्म्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभुता, सामाजिकता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। इन सारे शब्दों पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। पहले हम ये पॉइंट आउट कर लें, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सॉवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व रूप में काम करेगा। इसका क्या मतलब है, इसके कंसेप्ट क्या है, हम आगे चर्चा पे रखेंगे। सोशलिस्ट रूप में होगा, सेक्युलर फॉर्मेट में काम करेगा, डेमोक्रेटिक कल्चर होगा, रिपब्लिकन सिस्टम में डेवलप करेगा। नाउ द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया गया। ठीक है, आप इसे फॉर्म ना करके प्रॉपर्ली अगर हम टर्म यूज करें, जो बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, इसको हटा के हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसे उद्देश्य के रूप में देखते हैं। तो हमारे संविधान के उद्देश्य के रूप में जो स्टैब्लिश्ड हुआ है, उस उद्देश्य में पहला है जस्टिस। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को न्याय प्रदान करने की बात करता है। दूसरा है लिबर्टी, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता रूप में जीने से या स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होगा। इक्वालिटी, समाज के सभी लोगों को एक समान माना जाएगा, समता का भाव है इसमें। एंड फ्रेटर्निटी, बंधुता, यह संपूर्ण राष्ट्र बंधुत्व की भावना में, ब्रदरहुड की भावना में चलेगा। एंड द लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में जो तारीख बताई गई है 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल तो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत 26 नवंबर 1949 को हुई। यह बात हमने पहले भी लास्ट क्लास में पढ़ी थी। 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पार्शियली, आंशिक रूप से लागू किया गया था, पार्शियली इंप्लीमेंटेड, पूरा नहीं हुआ था। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, ओनली 16 आर्टिकल्स वर इंप्लीमेंटेड। लेकिन पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 394 के बारे में जब हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, तो 394 में ही यह चर्चा में रखा गया था कि 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 में लागू किया जाएगा, जबकि संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को। और आर्टिकल 394 के अकॉर्डिंग डेट ऑफ कमेंसमेंट को माना जाएगा 26 जनवरी 1950। सो पेपर में यह बहुत कंट्रोवर्शियल फॉर्मेट आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल भारतीय संविधान की शुरुआत कब मानी गई, 26 नवंबर 1949। एंड एक्चुअली जो आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 394, भारतीय संविधान का डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या माना जाएगा, 26 जनवरी 1950। अब इसी को हम आगे की चर्चा की ओर लेके चलते हैं, जहां हम एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे और इसको डिटेल आउट करेंगे। ठीक है, सो आप आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रेम्बल में दिए गए वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, उन शब्दावली के बारे में जिसके आधार पर भारतीय संविधान को तैयार किया गया। तो शुरुआत करते हैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में, शब्दावली को लेकर, और देखेंगे कि वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है, हम एक प्रॉपरली उन पॉइंट आउट को कवर कर लेते हैं एक बार, जो इंपॉर्टेंट हमें स्टडी करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं इसमें प्रॉपरली डिबेट करता रहूंगा और डिस्कस भी करूंगा। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप इन सभी पॉइंट को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा शब्द हम यूज करने वाले हैं डिस्कशन के लिए, दैट इज सॉवरेन, संप्रभुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट, सामाजिकता। चौथा टर्मिनोलॉजी हमारा है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। पांचवा हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक को लेकर, लोकतांत्रिक रूप में। छठा टर्मिनोलॉजी हमारा है रिपब्लिक, गणतंत्र। ये सब आपको याद रहना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में जस्टिस, न्याय। फिर हमारी चर्चा होगी लिबर्टी, स्वतंत्रता की ओर। तो हम बात कर लेते हैं न्याय और स्वतंत्रता। फिर हमारी चर्चा है इक्वालिटी, समता की ओर। और लास्टली हमारी चर्चा रहेगी फ्रेटर्निटी, बंधुता की ओर। सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, संविधान के 10 मूल तत्व और 10 मूल शब्दावली, फंडामेंटल टर्म्स, जिसके आधार पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया। हम सभी टर्मिनोलॉजीज पे प्रॉपर्ली ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा इसका क्या मतलब है, ठीक है। नाउ द प्योरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द व्हाट इज मीन बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत के संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से की गई, जहां हम में शामिल किए गए द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अमेरिका ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हम संयुक्त राज्य के नागरिक। लेकिन यहां पर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब यहां पर पीपल टर्मिनोलॉजी को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, या फिर यूं कहें संविधान सभा में इसको लेकर कहीं चर्चा भी रही। यहां पर वी द सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहा गया। हमने ये नहीं कहा कि ये संविधान केवल भारत के नागरिकों की ही चर्चा कर रहा है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे जोर देता है कि वो सभी जो कानूनी रूप से भारत के नागरिक हैं और नहीं भी है, वो सभी जो भारतीय सीमा क्षेत्र के अधीन रहते हैं, उन सभी को भारतीय संविधान सुरक्षित भी करता है, उन सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना के रूप में देखता है, और उन्हीं सभी से इस संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। सो द पीपल ऑफ इंडिया में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, वेदर दे आर इंडियन सिटीजन प्रॉपर्ली बाय लीगल फॉर्म, यहां सिटीजन के रूप में नहीं कहा गया है, और वेदर दे आर नॉट, एवरीवन हु आर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सभी जो भारतीय सीमा क्षेत्र के अधीन रहते हैं, वो सभी भारतीय नागरिक, भारतीय लोगों के रूप में शामिल है। सो ऐसे में भारतीय संविधान की शक्ति इसमें शामिल होती है। नाउ पेपर का कंसेप्ट चल रहेगा कि ये टर्मिनोलॉजी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ये जो टर्मिनोलॉजी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, द टर्मिनोलॉजी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यह शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिकी संविधान से ली गई है। इस शब्दावली में ही यह साबित हो जाता है कि भारतीय संविधान, उसकी मूल भावना, उसकी मूल शक्ति भारत की जनता और उसके लोगों में समाहित है। इसकी डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्चुअल एक साथ डिफाइंड हो। अगली बात होती है सॉवरेन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में सॉवरेन के साथ साथ एक वर्ड और था, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। लेकिन जब प्रेम्बल के रूप में इसका रूप स्टैब्लिश हुआ, तो वहां से इंडिपेंडेंट टर्म को हटा के सॉवरेन शब्द को शामिल रखा गया, या सॉवरेन शब्द को रहने दिया गया और इंडिपेंडेंट शब्द को हटा दिया गया। अब सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब है कि भारत, दो तरह की सॉवरेनिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। सो जब ब्रिटेन भारत में था, तो ब्रिटेन के भारत में रहते हुए ना तो हमें आंतरिक रूप से और ना ही बाहरी रूप से कोई डिसीजन लेने का राइट था। सो ब्रिटेन के अंडर के समय ना तो हम इंटरनल अफेयर्स और ना ही हम एक्सटर्नल अफेयर्स पे कोई डिसीजन ले सकते थे। बट देयर वाज अ ग्रेटेस्ट चेंजेस ड्यूरिंग द 1919 एक्ट। 1919 के अधिनियम के तहत हमें कुछ अधिकार प्राप्त होने शुरू हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात हुई थी, इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। आप प्रॉपर्ली से वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1919 एक्ट और 1935 में क्या था। 1919 में पहली बार भारतीयों को सरकार बनाने और उसमें भागीदारी लेने का अधिकार मिला था। लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता को प्रदान की गई थी। उस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बेनिफिट ये हुआ कि इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स में डिसीजन लेने के लिए राइट्स रखने लगा। उसको थोड़े राइट्स मिलने शुरू हो गए थे, या प्रॉपर्ली वो इंटरनल अफेयर में आ गया था, लेकिन स्टिल नेशनल लेवल पर वो स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ। अब यहां गौरतलब बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को हालांकि भारत आजाद हो गया था, लेकिन अभी भी भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी टिल 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 तक भारत की जो व्यवस्था थी, इंडिया वाज अ डोमिनियन स्टेटस, भारत जो है अधीन राज्य के रूप में स्थापित था।
अब इसको लेकर आप अंडरस्टैंड कीजिए, कोई सवाल देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसे पढ़िएगा बिल्कुल। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट बट नॉट फुल्ली, ओनली इंटरनल अफेयर्स। भारत को आंतरिक रूप में, डोमिनेंट स्टेटस का मतलब ही यही है कि भारत को आंतरिक रूप का अधिकार मिल गया था, एक्सटर्नल अभी नहीं। नाउ टू अंडरस्टैंड लिख दिस, अब इसे समझिए। देखिए 15 अगस्त से पहले, भारत की आजादी से पहले हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ये दोनों ही चीजें ब्रिटिश के पास थी। सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो 1935 के बाद स्टैब्लिश हो गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही भारत के प्रमुख अधिकारी थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब भी भारत को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं प्राप्त हुए। इसका बेसिक रीजन यह था कि देयर वाज नो लॉ रिटन बाय द इंडियन इटसेल्फ या देमसेल्फ। भारतीयों ने अपनी शासन व्यवस्था के लिए अपना कोई कानून तैयार नहीं किया था। 15 अगस्त से पहले भारत में जो स्थापित कानून थे वो 1935 अधिनियम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। उसके साथ साथ कुछ और एक्ट जो बाद में शामिल किए गए थे माउंटबेटन लॉ के तहत और अदर्स लॉ के बेसिस पे। लेकिन अभी भी भारत के पास अपना कानून नहीं था, इसीलिए 15 अगस्त को भले ही भारत आजाद हो गया हो, लेकिन हमारे यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना रहा और इसके पहले व्यक्ति थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ये सब आपको पता होगा। अब सोचने और गौरतलब बात यही है कि अगर भारत आजाद हो गया है तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रमुख अधिकारी क्यों बने? लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 तक भारत के अधिकारी रहे और उसके बाद सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और कब तक रहे? 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि भारत का राष्ट्रपति पद तैयार नहीं हुआ। अब भारत का राष्ट्रपति पद कहां से तैयार होता है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान इस पद का निर्माण करता है। इस पद का निर्माण कौन करता है? इस पद का निर्माण करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट्स अ डिफरेंस। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद का निर्माण 1935 एक्ट के तहत रहा था और उसी को कंटिन्यूस किया गया था माउंटबेटन प्लान के बाद। फिर जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसमें यह वर्कआउट रहा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही 15 अगस्त 1947 के इसके अधिकारी बने। बाद में सी राजगोपालाचारी को इसका पद, ये पद प्रोवाइड किया गया और उसके बाद 1948 में, जून 1948 में ये बने थे और 1950 तक ये इस पद पे बने और 1950 26 जनवरी को यह पद भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया। अब इसे अंडरस्टैंड करें कि 15 अगस्त को हमें इंटरनल अफेयर्स यानी कि गवर्नमेंट पे पूरा अधिकार मिल गया था, लेकिन कंप्लीट रूप से इंडिया एज अ स्टेट एक संपूर्ण शक्ति के रूप में 26 जनवरी में आया था। तो सरकार का प्रमुख कौन है? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव के रूप में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड राजनीतिक तौर से। लेकिन राष्ट्र के प्रमुख के रूप में कौन है? प्रेसिडेंट। अंडरस्टैंड करें प्रॉपर्ली। इसीलिए जब 15 अगस्त को भारतीय जनता को या भारतीयों को भारत की सरकार पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जहां आंतरिक अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए थे, तो प्रधानमंत्री को यह राइट प्राप्त हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराते हैं। लेकिन जब 26 जनवरी को राष्ट्रपति के पास ये शक्ति प्राप्त हुई, हमें इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल पावर यानी संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो गई, तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति नेशनल फ्लैग अपनाते हैं। दैट्स अ सिंबल। यहां पर आंतरिक शक्ति का निर्माण है और यहां पर एक्सटर्नल फॉर्मेट में। तो सॉवरेनिटी इस रूप में स्टैब्लिश की जाती है या माना जाता है या डिफाइन किया जाता है। संप्रभुता से या सॉवरेनिटी से मतलब है कि भारत अपने इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों में डिसीजन लेने के लिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। जहां तक इसके चैलेंजेस की बात करते हैं तो वो हमारे इस वक्त की सिलेबस में तो नहीं है, वो हम सिविल या अदर स्टैंडर्ड लेवल पे जब क्लास लेके आएंगे तो आपको बताएंगे कि सॉवरेनिटी के चैलेंजेस क्या है और इंडिया किन किन चैलेंजेस से अभी फेस कर रहा है। फिलहाल ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख सकते हैं कि 15 अगस्त को हमें आंतरिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से। इसीलिए पेपर का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि सॉवरेनिटी भारत को स्वतंत्रता या संप्रभुता कब प्राप्त हुई? इंडिया
got sovereignty और इंडिया became sovereign power on 26 जनवरी 1950। भारत 1950 को ही 26 जनवरी 1950 को संप्रभु राष्ट्र के रूप में आया। संप्रभु उसे ही कहा जाता है, सॉवरेन उसे कहा जाता है जो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार हो। शॉर्टली कहें तो मालिक। ठीक है, इस लिहाज से सॉवरेनिटी यहां स्टैब्लिश होती है। सॉवरेनिटी का मतलब हम क्लियर हो, अंडरस्टैंड हो गए। यही आपको कारण मतलब पता चल गया होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री क्यों फ्लैग होस्ट करते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति को क्यों दिया गया, क्योंकि 15 अगस्त का मतलब यहां आंतरिक व्यवस्था से है, सरकार से है। क्योंकि 15 अगस्त को हमें सरकार पर अधिकार प्राप्त हुआ तो प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व के रूप में आते हैं। ये इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसके एक डिफरेंस के रूप में आता है। 26 जनवरी का रिप्रेजेंटेशन ये डिफाइन कर देता है कि भारत को 26 जनवरी को पूरा अधिकार प्राप्त हुआ था। तो यह है सॉवरेनिटी। और प्रॉपर का एक क्वेश्चन रहेगा, भारत को संप्रभुता कब हासिल हुई? 26 जनवरी 1950 को। सो हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे तो इस चीज को पूरी तरह से समझ लीजिएगा, जिसमें टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो जो कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं उन सभी चीजों को हम कवर करेंगे। और अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट लेकर हम एक चर्चा पे आते हैं। तो अब बात करते हैं हम सोशलिस्ट को लेकर, जहां पर सामाजिकता के विषय के बारे में बात होनी है। सामाजिकता का जो विषय है और जो टॉपिक है वो बहुत सारे इंटरमिंगल टॉपिक्स को लेकर शामिल होता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली जेएस मिल की बात करो या कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी की बात करो, सबने सामाजिक विकास के लिए, समाज कल्याण की अपनी अपनी अवधारणा को शामिल किया है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटेन द ग्रेट टर्मिनोलॉजी सोशलिस्ट इन 1 or 2 लाइन्स, और येट हम फिर भी कुछ बातों को इसमें कमेंट करेंगे। सोशलिज्म का मतलब हम यहां लेंगे वेलफेयर सोसाइटी से, समाज कल्याण से। अगेन आई एम क्लियरिफाइंग दिस, इट इज नॉट पॉसिबल to define the socialist terminology in a 1, 2 or 3 line. It's a very huge concept to be understand, but still हम यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं समाज कल्याण को लेकर। तो हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का वो समाज कल्याण से है। डू अंडरस्टैंड सोशलिज्म टॉपिक जो है इट्स मोर इकोनॉमिकल देन पॉलिटिकल। अब बेसिक हम अंडरस्टैंड ये करते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम है या किसी भी तरह का इकोनॉमिक है वो दो तरह के ऑनरशिप पे चलता है। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप इकोनॉमिक्स की जानते हैं, उस इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग में आप जानते हैं कि अगर वो प्राइवेट के अंडर कंट्रोल है तो दैट इज कैपिटलिस्ट, और अगर वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है तो देन इट इज व्हाट वी कैन से पब्लिक अथॉरिटी। सो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर जो जो चीजें आती है उसमें एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में डिफाइन किया गया। कार्ल मार्क्स ने इस बात पे बड़ा जोर दिया था कि सरकार सभी संपत्तियों को अपने अधिकारों पर रख ले ताकि उसका प्रयोग वो समाज कल्याण की ओर ले चले। तो यहां पर समाज कल्याण की अवधारणा के लिए जरूरी है कि सरकार सभी संस्थाओं व्यवस्थाओं को आगे की ओर बढ़ाए। तो यहां पर जो है नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण, इसका एक प्रमुख रूप है। सो अगेन टू रिमेंबर, सोशलिज्म आइडियोलॉजी में समाजवाद कल्याण की बात की थी एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी। इसके फुटप्रिंट्स हमें स्टार्ट मिलते हैं 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने इस टर्मिनोलॉजी को इनबिल्ड किया था, उसमें शामिल किया था। तो उन्होंने सरकार के समाज कल्याण का रूप स्टैब्लिश किया था और उसी दौरान नेशनलाइजेशन की ओर बात की थी। डू रिमेंबर, किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी प्रॉपर्टी पे दो तरह के कंट्रोल माने जाते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो अगर वो प्राइवेट है तो दैट इज अ कैपिटलिज्म, और अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल पे है तो या तो वो सोशलिज्म काउंट किया जाएगा या फिर वो कम्युनिस्ट फॉर्मेट में होगा। डू अंडरस्टैंड, कम्युनिज्म इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। साम्यवाद समाजवाद का अतिरूप है, एक्सट्रीम फॉर्मेट में है। बट यहां सोशलिज्म में जिसके बहुत सारे रूप है, चाहे फैबिन सोशलिज्म की बात करें जो पंडित नेहरू ने भारत में इन्वॉल्व करने की बात की थी, तो यहां पर 1976 में सोशलिज्म के शामिल की बात की गई थी। सरकार का दायित्व है कि वो समाज कल्याण की ओर बढ़े और समाज कल्याण के लिए सरकार को कई सारी योजनाएं, नीतियों का निर्माण करना होगा, कई तरह की पॉलिसीज को बनाना होगा, कई तरह के प्रोग्राम्स को चलाना होगा, जनता के विकास कार्यक्रम करने होंगे। और ये सारा पैसा कहां से आएगा सरकार को? सरकार के पास ये पैसा होगा जब सरकार के पास अधिक से अधिक संसाधन, रिसोर्सेज उनके पास होंगे, और रिसोर्सेज तभी होंगे जब वो उनको नेशनलाइज करेगा, यानी कि अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, सरकारी नियंत्रण पे रखेगा। बट विद डेवलप आफ्टर द 1991 के बाद जब इंडिया में
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और उसके तहत प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन एलपीजी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो धीरे धीरे हमारे समाजवाद के इस विचारधारा पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। नाउ अब हम देख सकते हैं एवरीथिंग इज गोइंग टू द प्राइवेटाइजेशन, सो द क्वेश्चन इज ओवर नाउ, सोशलिज्म। क्या समाजवाद अभी भी जीवित है? क्या भारतीय संविधान में समाजवाद की सामाजिकता की विचारधारा को स्थापित रखकर भी उसे माना जा रहा है? क्या समाजवाद की विचारधारा को पूरा किया जा रहा है? क्योंकि समाज कल्याण का दायित्व सरकार का है, और अगर सरकार का दायित्व है, सरकार को यही काम करना है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, सो गवर्नमेंट की ड्यूटी के तहत सारे के सारे मटेरियल रिसोर्सेज नेशनलाइज होने चाहिए और सरकार के नियंत्रण पे होने चाहिए, क्योंकि उससे ही सरकार उसका प्रयोग करेगी और उससे प्राप्त होने वाले वस्तुओं को समाज कल्याण में प्रयोग कर सकेगी। लेकिन ऐसे में जहां प्राइवेटाइजेशन हुए, वहां पर समाजवाद कैसे स्थापित होता है या वह कैसे किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ डिबेट है जिस पर चर्चा की जानी है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को या सामाजिकता शब्द को हटाना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी की देन है। इंदिरा गांधी ने ही 1976 से इंक्लूड किया था, एंड वी डू रिमेंबर उस समय कई चीजों का नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया गया था। वेरी ग्रेट एग्जांपल इन 1969 जब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करके राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा कई संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार ने कई वस्तुओं को और चीजों को अपने नियंत्रण पर रखा, बट लेटर ऑन धीरे धीरे ये प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़े और हमारी सामाजिकता के जो नियंत्रण की बात है, नेशनलाइजेशन की बात है, उसे लीज कर दिया गया। ना 2020 में हम देख सकते हैं कि कई सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन की ओर है। तो अब सवाल ये उठता है कि संसद के सदस्य ये मानते हैं कि क्या सामाजिक शब्द को रखा जाना चाहिए या फिर इसे इस प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। अब इसको लेकर कई तरह के डिबेट्स हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि सामाजिकता की इस विचारधारा को कैपिटलाइजेशन के तहत बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि ये दो अलग अलग विचारधारा है, जहां पर समाजवाद समाज कल्याण की बात करता है और दूसरी ओर कैपिटलिज्म प्राइवेट होल्डर्स के कल्याण की बात करता है या उनकी प्रॉफिट मेकिंग की बात करता है। इज इट पॉसिबल टू मेक अ वेलफेयर सोसाइटी अंडर द बैनर ऑफ कैपिटलिज्म? अगेन कार्ल मार्क्स इस विचारधारा को नहीं मानते, कई सोशलिस्ट थिंकर इस विचारधारा के खिलाफ है, कई लोग इसको नहीं मानते, बिकॉज प्राइवेट ओनर्स का मानना तो यह है कि वो प्रॉफिट की ओर है। सो ऐसे में सामाजिक शब्द को लेकर अब चर्चा में है। नाउ दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेक्युलर को लेकर। तो सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द की जो निर्माण की बात की जाती है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का निर्माण भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के दौरान किया गया था, एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय अगेन और इंक्लूडेड बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ही 1976 में धर्मनिरपेक्ष की शब्द को शामिल किया, या आपके सेक्युलर टर्मिनोलॉजी को शामिल किया, जिसे पंथ निरपेक्ष के रूप में भी कहा गया था पहले, अब धर्मनिरपेक्ष के रूप में हम देखते हैं। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म की दो ब्रांड है। हालांकि इसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम बात करें, धर्मनिरपेक्ष धर्म से अलग होना, लेकिन सेक्युलरिज्म केवल इतनी ब्रांडिंग में डेवलप नहीं होता, इसको बहुत कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना होगा। लेकिन हम समराइज करके हम बात करते हैं। सेक्युलरिज्म का एक मतलब है टू बी अवे फ्रॉम द रिलीजन, धर्म से दूर रहना। बट इसकी दो ब्रांडिंग हम देखते हैं। सेक्युलरिज्म को दो रूप में देखा गया है, या दो ब्रांड इसमें शामिल है। एक है वेस्टर्न आइडियोलॉजी को लेकर और एक है इंडियन आइडियोलॉजी को लेकर, या इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में जो क्रिश्चियनिटी है वहां का प्रमुख रिलीजन है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी। और दूसरी ओर जो है वो है हमारा, तो एक तरफ है चर्च और दूसरी तरफ है स्टेट। सो वहां पर या वेस्टर्न में इस प्रिंसिपल को माना गया, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, पृथककरण का सिद्धांत। द चर्च विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ स्टेट एंड स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ चर्च। राज्य जो है यानी कि सरकार जो है धर्म के मामले में, और धर्म जो है सरकार के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। और ये वहां पॉसिबल भी है, या वहां पर अंडरस्टैंड करना लाजमी भी है। वेस्टर्न यूरोप जो है या यूरोपियन कंट्री जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी है, वो मेजॉरिटेरियन क्रिश्चियनिटी में आता है या चर्च रिलीजन में डेवलप होता है। लेकिन नॉट लाइक द इंडिया केस। भारत ऐसी स्थिति में नहीं है। भारत में एक स्टेट है, सरकार है, और उस सरकार के साथ कई अलग अलग तरीके के धर्म भी शामिल हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म,
ठीक है, जोरास्ट्रिज्म एंड मेनी अदर्स। ठीक है, भारत में कई सारे रिलीजन हैं। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा भारत में कितने रिलीजन हैं। हम अगली वीडियो में डिफाइन करेंगे कि भारत में टोटल रजिस्टर्ड रिलीजन कितने हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि भारत में कितने रिलीजन है। तो इसको सर्च कीजिए, पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए। दिस इज नॉट ओनली 6 to 7 रिलीजन, वी हैव नंबर ऑफ रिलीजन डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में जो हमने रजिस्टर्ड किए। तो प्लीज रीड इट अप। ये मेजॉरिटी लेवल पे है, इसलिए इनको काउंट किया जाता है। हमारे पास बहुत रिलीजन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि कितने रिलीजन है और कैसे ही काम करते हैं। अब यहां सवाल उठता है स्टेट पे। क्या स्टेट वेस्टर्न आइडियोलॉजी को मान ले, जहां स्टेट धर्म के मामले में कुछ नहीं कहेगा, धर्म स्टेट के मामले में कुछ नहीं कहेगा? और अगर ऐसा हुआ तो ये सारे आपस में मतभेद करेंगे और इनके बीच में आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट में हमने अपनाया है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, अप्रभावन का सिद्धांत। अप्रभावन का मतलब किसी भी तरह से किसी से प्रभावित ना होना। So state will interfere in the matter of religion to protect the constitutional values, to protect the citizen rights, to protect the other important values of the constitution. सरकार को पूरा अधिकार होगा कि वो धार्मिक मामलों पर अपनी बात कह सके, इस बात पर ध्यान रखते हुए कि वो मानव मूल्य, संवैधानिक मूल्यों, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करें। और इसीलिए इस सैद्धांतिक रूप में बहुत सारे डिबेट्स हैं, बहुत सारा डिस्कशन है, जिसमें आपका केशवानंद भारती केस मामला शामिल होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो केस रहा 2019 के दौरान, डेट वी से बाबरी का मस्जिद केस। ठीक है, ऐसे कई कॉन्सेप्ट है जो इससे जुड़े हुए हैं और इससे रिलेटेड कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट अगेन दैट इज रिलेटेड टू हाई सिविल सिलेबस का पार्ट है। सिविल क्लासेस में हम इस बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे, केशवानंद भारती में क्या बात हुई थी और बाबरी मस्जिद में क्या बात हुई, इंडियन सेक्युलरिज्म का पूरा मतलब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है और वेस्टर्न आइडियोलॉजी क्या करती है। फिलहाल हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी और इनके थोड़ा से अंतर्भेद के बाद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़े से बेसिक अंडरस्टैंड में भी समझ सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ आइडियोलॉजी का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने नहीं अपनाया है, हमने न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को अपनाया है, जिसका सीधा सीधा तर्क यह है कि भारत सरकार धार्मिक मामलों पे हस्तक्षेप कर सकती है बिना किसी धार्मिक प्रभाव के अधीन, बल्कि संवैधानिक कर्तव्यों को पूरे करते हुए, मौलिक नेतृत्व को पूरा करते हुए, मनुष्य या ये कह सकते हैं सिविल सोसाइटी को बचाते हुए या ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करते हुए स्टेट हैज द राइट टू इंटरफेयर। नाउ लुकिंग आउट फॉर द डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी के फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी के लिए हम आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल में हम ये सब कवर कर रहे हैं। डेमोक्रेसी प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रिसेंटली सितंबर में इसको सेलिब्रेट भी किया गया था। ठीक है, नाउ व्हाट्स डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन से मिलता है, दैट इज a form of government which is made of the people, by the people and for the people। वो सरकार जो जनता द्वारा, जनता की और जनता के लिए बनाई गई हो। ठीक है, so a government which is made of the people, for the people, या पहले हम कर लेते by the people, और तीसरा हमारा क्या है कॉन्सेप्टली for the people। वो सरकार जो जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई हो। सो यहां पर पहला है जनता की सरकार। सो जनता की का मतलब क्या है? जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए। तीन तरह की सरकार के निर्माण की बात हो रही है, या इन तीनों को पूर्ण करने के बाद वो एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में स्थापित होता है। सो व्हाट इज जनता की? ठीक है, अब जनता की का मतलब है उन चीजों से जो उसमें शामिल हो, जैसे दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, ठीक है, दिस बोर्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक, दैट इज दिस एनीथिंग अ चेन विच इज मेड ऑफ अ गोल्ड। जब मेड ऑफ की बात करते हैं तो वो उसमें शामिल होता है, वो उसमें इनबिल्ट होता है, वो उसके अंदर शामिल होता है। हम यहां बात कर रहे हैं कि एक ऐसी सरकार जिसमें जनता शामिल हो,
जनता उसके अंदर हो। तो इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए बात है एनी पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनी पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो सरकार के निर्माण में या संसद की भागीदारी में, विधि निर्माण में, लॉ मेकिंग में भागीदारी ले सकता है और उसका अंग बन सकता है। सरकार के अंग बनने की बात हो रही है, मेंबरशिप की बात हो रही है। ठीक है, मेंबरशिप की बात कर रहे हैं हम, मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर उसकी बात कर रहे हैं। सो मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर के लिए क्या बात कही गई है? एनी पर्सन कैन बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इफ ही कंप्लीट्स द डिजायरेबल और कंडीशन फॉर द टू बीइंग द मेंबरशिप। अगर वो व्यक्ति सभी योग्यताओं को पूर्ण करता है तो उसकी भाग बन सकता है। वो योग्यता क्या है? वो योग्यता है चुनाव, और उसके अलावा जो डिफाइन की जाती है पार्लियामेंट्री लॉ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 या 49 के तहत जो डिफाइन किया गया, उसके तहत उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, या अलग अलग जो हमने डिफाइन कर दी गई है। अगर वो बेसिक क्वालिफिकेशन को पूरा करता है और जनता द्वारा चुना गया है तो वो सरकार का अंग बन सकता है। जरूरी बात यह है एनी पर्सन ऑफ द पीपल, जनता का कोई भी व्यक्ति सरकार का अंग बन सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एक ऐसी सरकार जिसमें जनता के लोग ही शामिल है, वो जनता की बनी हो। तो की का मतलब है मेड ऑफ से है, उसमें शामिल होने से है। दूसरा वर्ड है बाय द पीपल, जनता द्वारा। जनता द्वारा मतलब ये लोग कौन चुनेगा? ये लोग ये जनता द्वारा ही चुने जाएंगे एंड इट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ओनली। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 प्ले रोल करता है, जहां राइट टू वोट की बात की गई है, जनता के मतदान की बात की गई है। अनुच्छेद 326 के तहत एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 18 इयर्स कैन इलेक्ट अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो अपने पसंद के व्यक्ति को चुन सकता है। अर्लियर या यू कैन से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये एज 21 इयर्स थी, जिसे बाद में, पहले ये 21 इयर्स थी, जिसे बाद में 18 इयर्स कर दिया गया। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? ये थोड़ा होमवर्क आप भी कर ले, सारे काम हम ही क्यों करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपके जवाब पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि किस अमेंडमेंट के तहत। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किस अमेंडमेंट के तहत? डू रिमेंबर, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको इंपॉर्टेंटली पता चले कि किस किस चीजों की कंसिडरेशन है, आंसर भी आपको पता चलेगा ताकि हम इसे सही रूप से अंडरस्टैंड करें। सो किस अमेंडमेंट द्वारा 21 से 18 वर्ष की आयु को कर दिया गया था? बहुत इजी सवाल है, आप प्रॉपर्ली से स्टडी करेंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा, हम बताएंगे इसमें क्या इसका आंसर होगा। फिलहाल बाय द पीपल 326 के तहत जनता को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वो अगर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, आज की बात कर रहे हैं, अगर वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, he can elect a person of his choice, वो अपने पसंद के व्यक्ति को चुन सकता है at national level and state level और any other level of elections। तो यहां पर पूर्ण हुआ जनता की और जनता द्वारा। तीसरी हम बात करते हैं जनता के लिए। अब ये जो लोग चुनाव जीते हैं, ये लोग जो इनके द्वारा चुने गए हैं, किनके द्वारा? जनता द्वारा ही चुने गए हैं, वो किसके लिए काम करेंगे? जनता के लिए ही काम करेंगे। इसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है? दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। लेकिन पीपल की जनता के लोग कहां हैं? सेंटर में पार्लियामेंट के में बैठे हैं जनता के लोग, और स्टेट में स्टेट असेंबली में बैठे हैं। सो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, अगेन सेंटर की बात करें तो सेंटर में वो कहां है? सेंटर में वो पार्लियामेंट में है, और स्टेट में वो कहां है? स्टेट में वो लेजिस्लेटिव असेंबली में है। तो कोई भी व्यक्ति, ये है सरकार के लोग, ये है सरकार को चुनने वाले लोग, और ये सरकार का जवाबदेही। सरकार की जवाबदेही जनता द्वारा चुने गए सदन के लिए होगी, और जनता का सदन है सेंटर में लोकसभा जो संसद का अंग है, और राज्य में है विधानसभा जो राज्य की विधानमंडल का अंग है। सो सरकार, जब तक सरकार को सदन का बहुमत प्राप्त नहीं होगा, समर्थन प्राप्त नहीं होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक वो सरकार नहीं चला सकती। सो यहाँ कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब चीजें चलती रहती है। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेमोक्रेसी की तीनों प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है। इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स है जिसकी चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे और अलग टॉपिक पे से हम कवर करते रहेंगे।
सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिपब्लिक, गणतंत्र। लेकिन हम आज यहीं तो रुकेंगे। रिपब्लिक टॉपिक से लेकर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को लेकर हम अगली क्लास में होंगे। टिल देन आप वी द पीपल, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर टर्मिनोलॉजीज को प्रॉपर्ली पढ़िएगा। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, बहुत सारी चीजें हमने बहुत गहराई से समझी है। हम अगले वीडियोस में शामिल होंगे। रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगले टॉपिक में, अगले वीडियोस में हम उसके साथ आएंगे, जहां पर हम जस्टिस, रिपब्लिक से लेकर आगे टर्म्स की बात करेंगे और इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की भी बात करेंगे जो पेपर से जुड़ा रहेगा। सो आज के लिए इतना ही काफी रखेंगे। टिल देन टेक योर सेल्फ। नमस्कार।